देखिए नाम से ही पता चल रहा है संधि। बहुत सी जगह आपने ये संधि शब्द सुना होगा, जैसे आपने हिस्ट्री में भी संधि सुनते हो, बोलते हो ना। क्या होता है वो संधि? संधि कर ली, संधि प्रस्ताव भेज दिया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये संधि शब्द क्या होता है? मेल। क्या करना? जो आपस में मुटाव है उसको हटाकर बीच में किसी भी तरह की कोई भी दरार आती है उसको हटा दिया जाए। दो चीजों को जो अलग की हुई है उनके अलगाव को हटाकर दोनों का मिलान किया जाएगा तो डेफिनेट कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि दोनों के असर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। सेम वैसा ही हमारी भाषा में कुछ वर्णों की बात होती है। तो देखिए, दो वर्णों का मेल होगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, संधि ना तो शब्द में होती है ना पद में होती है। संधि जो होती है वो वर्ण में होती है। संधि किस में होती है? क्योंकि आपने देखा वर्णों का ही चैप्टर चल रहा है फिलहाल अपना। संधि किस में होती है? आप बोलेंगे मैडम हमने तो ऐसे पढ़ा था, जैसे अभी पढ़ा था गण धन ईश गणेश, ये तो शब्द होता है और इसमें तो संधि होती है। तो ध्यान दीजिए, गणेश में संधि नहीं हो रही, ए और ई में संधि हो रही है। और वो जो संधि होने वाले जो वर्ण हैं, जो मेल होने वाले जो वर्ण हैं, उन मेल की प्रक्रिया का नाम संहिता होता है। मेल की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? और उस मेल से जो बदलाव होगा ना, जो परिवर्तन होगा ना, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? संधि। देखिए, संधि के लिए अपन इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो देखो, इधर जो पद होता है इसको बोलते हैं पूर्व पद, और इधर जो होता है इसको उत्तर या पर पद। परे का मतलब बाद में, उत्तर पद भी कह सकते हैं इसको। अब देखो, यहां पे जो वर्ण होगा और यहां पे जो वर्ण होगा, दोनों में परस्पर क्या होगा? मेल। दोनों में क्या होगा? मेल। तो देखो, मेल को क्या कहेंगे? संहिता। मेल को संधि नहीं कहते, मेल को क्या कहेंगे? संहिता। मेल को क्या कहेंगे? संहिता। इन दोनों वर्णों का मेल हुआ, और मेल होने से जो परिवर्तन, जो विकार, जो बदलाव हुआ, उस बदलाव का नाम संधि। संधि की परिभाषा समझो। दो वर्णों के, अब दो वर्ण कौन से? अत्यंत निकटवर्ती। दो वर्ण कौन से? अत्यंत निकटवर्ती। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बोल के सुनाओ संधि की परिभाषा। तो वर्ण, दो वर्णों का क्या हो रहा है? मेल। मेल को संधि कहते हैं क्या? ना। मेल से जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, उस विकार को क्या कहते हैं? संधि। क्लियर है आप सभी के? अब देखो, इस मेल करने के लिए जो सूत्र है वो आपने संज्ञा में देखा ही है, परः सन्निकर्षः संहिता। ये सूत्र क्या कहते हैं? कि दो अत्यंत निकटवर्ती, मतलब जो मेल हो रहा है ना, जो मेल हो रहा है ना, उसमें पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में क्या होएगा? मेल। और इनसे जो बदलाव होगा वो क्या कहलाएगी? संधि। समझ गए? इसको कहते हैं कि वर्ण संधानम संधि। संधि की परिभाषा पढ़ के सुनाओ। वर्ण संधानम, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। तो देखिए, यहां पे मेल शब्द, संधि शब्द का तात्पर्य क्या क्या हो गया? संहिता, योग, जोड़, मेल,
ये शब्द किससे संबंधित हो गए? जिसको हम आजकल क्या बोल देते हैं? प्लस। समझ गए आप सभी लोग? अब देखो, ये जो संधि शब्द है ना, इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है बोल के बता? और धा धातु है। कौन सी धातु है? और की प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? की। क के मात्रा किसकी लगी? ई की। तो प्रत्यय के प्रारंभ में क वर्ण हो तो लशक व तद्धिते सूत्र से उसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है और क का क्या हो गया? लो। द में मात्रा किसकी है? आ की। अचो अंत्यादि, क्योंकि बीच में यदि अंतिम स्वर वर्ण हो तो अचो अंत्यादि टी सूत्र से इस आ की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। और टी संज्ञा होकर क्या हो जाएगा? लोप। यहां पे जो बचा वो क्या बचा? ध्यान से देखो, सम ध और ई। तो ये सम और धी, द में मात्रा किसकी आ गई? ई की। इस संधि में ही हम पढ़ेंगे कि मो अनुस्वार है। सूत्र क्या होता है? मो अनुस्वार। मैं के बाद में यदि व्यंजन वर्ण हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है मैं के स्थान पर? तो यहां पर क्या बन जाएगा? संधि। और यही संधि के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा में अनुस्वार से यई पर सवर्णे, अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण का पर सवर्ण, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। तो कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका में गिना जाएगा? पांचवें का। तो ध का पांचवा वर्ण क्या होता है? न। और हम क्या शब्द लिखते हैं? संधि। ये शब्द संस्कृत भाषा में शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, क्योंकि अनुस्वार के स्थान पर क्या होता है? परसवर्ण। ये सारी बातें, ये अनुस्वार को न कैसे आया, ये सारा सिस्टम इस संधि के चैप्टर में आपके समझ में आ जाएगा। अब यहां पे ये जो की प्रत्यय है ना, कौन सा प्रत्यय? की प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव पुल्लिंग होता है। की प्रत्यय से बनने वाला शब्द कैसा होएगा? पुल्लिंग। तो संधि शब्द भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। विसर्ग लगते ही वो शब्द किस में चला जाएगा? पुल्लिंग में। तो पहली बात, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, योग, जोड़, संहिता। संधि शब्द कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। संधि शब्द में कौन से उपसर्ग है? सम। कौन सी धातु है? धा। कौन सा प्रत्यय है? की। शब्द क्या है? संधि। वर्ण संधानम संधि। संधि सूत्र क्या होता है? परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। समझ रहे हो? तो आप सभी अपनी कॉपी में संधि नाम की हेडिंग डालोगे और वो संधि ऐसे ही शब्द लिखोगे। ऊपर बिंदी वाला यदि किसी ने लिखा है तो वो गलत है। लिख लिया सबने? लिखो, संधि शब्द में सम उपसर्ग संधि शब्द में सम उपसर्ग कोमा धा धातु और की प्रत्यय की प्रत्यय है। की प्रत्यय से बनने वाला शब्द सदैव पुल्लिंग होता है। सदैव पुल्लिंग होता है। अतः संधि शब्द भी पुल्लिंग है।
संधि शब्द भी पुल्लिंग है। की प्रत्यय का ई, ये वाला ई छोटा, की प्रत्यय का ई शेष रहता है। की प्रत्यय का ई शेष रहता है लशक्व तद्धितीय सूत्र से। लशक्व तद्धितीय सूत्र से क की इच संज्ञा होकर तस्य लोपः सूत्र से, तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। इसी प्रकार धा धातु के अंतिम आ की, धा धातु के अंतिम आ की अचो अंत्यादि टी, धा धातु के अंतिम आ की अचो अंत्यादि टी सूत्र से, सूत्र से टी संज्ञा होकर टेर लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। हो जाता है। और धा और ध के हलंत लगा लेना, ध शेष रहता है। ध शेष रहता है, लिख लिया। ध शेष रहता है। जैसे सम धा की, जैसे सम ध ई, ये उतार लो। लिख लिया सबने? लिखो, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ योग, जोड़, मेल, संहिता, एक संधान भी लिख देना, संधान होता है, होता है।
संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ योग, जोड़, मेल, संहिता, संधान होता है। लिखो संधि की परिभाषा। वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। लिखो अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। कोष्टक लगा के लिखो वर्णानाम मेलनम संधि। यानी वर्णानाम यानी वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। हो गए? लाइन चेंज करके लिखो संधि सूत्र पर सन्निकर्षः संहिता। लिख लिया? इसमें लिखो याद है क्या ये वर्णानाम अतिशयता सन्निधि संहिता संज्ञा। वो तो संज्ञा की बात थी, यहां पर किसकी चल रही है? संधि की। लिखो अर्थात दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों की परस्पर संहिता संज्ञा होती है। संहिता संज्ञा होती है अथवा पूर्व पद का अंतिम वर्ण व उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण परस्पर संहिता संज्ञक होते हैं। संहिता संज्ञक होते हैं। सारांश यह है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। देखो अर्थात
ऐसे बना दो, इधर तो पूर्व पद और इधर बना दो उत्तर पद या पर पद, और इसका तो अंतिम वर्ण, इसका प्रारंभिक वर्ण, और ये क्या हो जाएगी संहिता, और बराबर क्या हो जाएगी संधि। यही तो लिखा है आपने अभी, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, तो इस तरह से लिख दो। अब आपसे पूछा है ये संहिता जो है, यानी ये जो संधि की प्रक्रिया है, ये कहां कहां होती है। अब आपसे पूछे कि किसी एक पद में, पद जानते हो ना, अभी आपको बताया सुबंत और तिंगन, क्या पद में संहिता होती है क्या, होती है क्या, बिल्कुल होती है। जैसे आप देखते हो भू धातु के तिप प्रत्यय लगाते हो, भू को क्या बनाते हो ओ, आ का आगम करके भव, अयादि संधि करके क्या बनाते हो भवती, बनता है कि नहीं बनता, यानी कहीं ना कहीं संधि का प्रयोग होता है। शब्द रूप में भी जब आप रूप सिद्धि करोगे तो कभी आपको यण संधि का संयोग दिखेगा, तो कभी आपको अयादि संधि का, और तय को दय करने वाली जशत्व का तो चाहे जहां पर ही देखने को मिल जाता है। मतलब जहां संधि होगी वहां क्या होती है संहिता। तो क्या एक पद में संहिता होती है क्या, होती है। तो देखो अभी पहले बोर्ड पे ध्यान रखना, फिर एक साथ उतार लेना। इसको मैं ऐसे लिखती हूं कि संहिता एक पदे, संहिता एक पदे, एक पद में। तो देखो तय में मात्रा किसकी है और आ के बाद में क्या आ रहा है, तो हमारी व्याकरण में आ के बाद ए आता है तो आई हो जाता है दोनों की जगह, ये भी संधि में ही पढ़ेंगे अपन। तो इस संहिता एक पदे को पता है क्या लिखेंगे, संहितैक पदे नित्या। बोल के बताओ, देखिए इसका मतलब क्या निकला, नहीं क्या मतलब निकला, एक पद में संहिता जरूर होती है, यानी पद को कभी तोड़कर नहीं लिखते, हमेशा क्या लिखते हैं जोड़कर, और जोड़कर लिखेंगे तो जहां भी कोई परिवर्तन होगा वो परिवर्तन जरूर होगा। और क्या है कि नित्या, सॉरी नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु उपसर्गयोः, इसका मतलब समझे क्या कि धातु और उपसर्ग। देखो राम यो हो, अब ये द्विवचन क्यों आया, क्योंकि कितने जने हैं ये दो, कितने जने हैं दो। तो धातु और उपसर्ग में, धातु और में भी नित्य संहिता होती है। मतलब कभी जब आप उपसर्ग पढ़ोगे ना तो आप देखो कि संधि बहुत जगह मिलेगी। जैसे आपने प्रति उपसर्ग पढ़ा, प्रतिधन अक्षम, क्या लिखते हो प्रत्यक्षम, बोलो लिखते हो कि नहीं लिखते। ऐसे ही जैसे आपको मैंने लिखा अति धन आचारम, प्र धन अर्थना, प्र उपसर्ग लगा के बताओ क्या बना प्रार्थना। दीर्घ संधि करी कि नहीं करी, यानी उपसर्गों में संधि होती है कि नहीं होती है, होती है। धातु रूप बनाते तब होती है कि नहीं होती है, कभी कैसी होती है नित्य। तो देखो संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्ग यो, आता है आगे कहा, कौन बोल रहे हैं, अभी रुको मैंने जानबूझकर ही लिख रखा है, एक मिनट थोड़ा सा, तभी आपको लिखने से के लिए नहीं बोला ना, एक मिनट रुको, अभी तोड़ फोड़ के मैंने पहले सही लिखा फिर मैंने काट के क्यों किया वो तभी किया है। एक मिनट पेशेंस रखो, आप समझने पर फोकस करो, है ना। समास से, क्या लिखा मैंने यहां समास से, समास से का मतलब क्या हो गया बोल के बताओ। समास में, जो समास में है ना वो कैसी होती है ये नित्या,
संहिता समास में नित्य होती है, धातु में नित्य होती है, उपसर्ग में नित्य होती है, और एक पद यानी अलग अलग पद नहीं, एक पद बनाएंगे सबको मिलाकर, तो वहां पर भी संहिता क्या होती है? नित्य। वाक्य, जो वाक्य होता है ना, उसमें वक्तुम यानी जो वक्ता है ना, बोलने वाला, कहने वाला, उसकी इच्छा के अनुसार होती है, उसमें नित्य रूप से वाक्य, क्योंकि वाक्य तो बहुत बड़ा होता है, उसमें सारे पदों को अपन जोड़कर संधि करके लिखे, ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई चाहे तो उनको एक एक पद को अलग अलग लिख सकता है, और कोई चाहे तो पूरे के पूरे वाक्य को संधि में लिख सकता है। वो किस पर डिपेंड करता है? वक्ता की इच्छा पर। किस पर डिपेंड करता है बोल के बताओ? वक्ता की इच्छा पर। अब मैंने ये बताया, जैसे आपने यहां पे लिखा धातु, मैं ये कह रही हूं ये जो धातु है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी ये वाली धातु, क्योंकि एक बार आपको समझाने के लिए लिखाना था। आगे क्या लिखना है मुझे? उपसर्गयो। तो ये तो हर एक अंधे व्यक्ति को पता है कि भाई ऊ और ऊ मिलकर कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। पर फिलहाल अपन लोग क्या कर रहे हैं? एक एक शब्द समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी की दिमाग तो यहाँ पे चला गया कि दीर्घ संधि हुई है, और किसी का नहीं गया, वो उसको लाना भी जरूरी होती है, क्योंकि धातु में कभी भी मात्रा बड़ी नहीं लगती है। अगर अपन एक्सप्लेन नहीं करते, जैसे मैंने शुरू में ही लिखा, शुरू में मुझे लिखना था, मैंने लिख दिया, पर अगर मैंने लिखा तो हो सकता है जिन बच्चों ने इस और अपनी क्रिया को नहीं प्रकट किया तो वो ये भी समझ आए कि कहीं धातु में मात्रा कैसी लगती है? बड़ी। तभी मैंने वापस हटाकर क्या किया है? छोटी। कि धातु में मात्रा कैसी होती है? छोटी। समझ गए? तो ऑप्शन कैसे आएगा वो देखिए, यहां जब अपन श्लोक बनाएंगे ना तो मात्रा बड़ी कर देंगे, समझ लो। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं लिखा रही हूं, तो ध्यान से देखो। संहिता नित्या भवति, नित्या कुत्र भवति। कुत्र का मतलब जानते हो? कहां। कस्मिन भी आ सकता है, कस्मिन मतलब किसमें। तो ऑप्शन सुनो, ए समासे, बी धातु, क्योंकि विभक्ति मैंने कौन सी लगा दी? सप्तमी, अकेले के लगा दी। यहां पे क्या लगा हुआ? द्विवचन, दो जने हैं तब, और मैंने अब कौन सा लगा दिया? एक वचन। उपसर्गे सर्वत्र। तो आंसर क्या करेंगे? प्रश्न चेंज कर दिया मैंने। प्रश्न क्या किया मैंने? संहिता नित्या कुत्र न भवति। संहिता नित्या मतलब हमेशा, नित्या का मतलब समझ गए क्या? हमेशा, सदैव, कोई विकल्प नहीं है, करनी ही पड़ेगी। सदैव कहां नहीं होती। तो उत्तर क्या होएगा? वाक्य। अब ये पढ़ा तब तो उत्तर दे देंगे, और नहीं अपने को पता ही नहीं चलता कि प्रश्न क्या पूछ रहा। और ऐसे प्रश्नों में हम पूरा पढ़कर भी तुक्का लगाने जैसे होते हैं, क्योंकि संधि पढ़ ली, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, चलो संधि पढ़ ली, पर संधि का बेसिक सबको पता होना चाहिए। कि संहिता कहाँ कहाँ होती। संहिता मतलब किसकी बात चल रही है? संधि की। तो ये संहिता कहाँ कहाँ होती है बोल के बताओ? एक पद में, नित्या एक पद में हमेशा, और हमेशा धातु। अब देखो बोर्ड पे देखना सभी लोग, मैं यहाँ पे जो मात्रा है वो कैसी कर रही हूं? बड़ी। तो क्या धातु की मात्रा बड़ी है क्या? नहीं, ये मात्रा तो उपसर्ग का उ और धातु का उ दोनों मिलकर कौन सी संधि हुई है? दीर्घ। समझ गए यहां? तो फिर क्या लिखा मैंने? नित्या समास से।
समास में भी संहिता क्या होती है? नित्य रूप से। तो और कहां पर नित्य नहीं होती है बताओ आप तो? नित्या समास से। कहां पर नहीं होती? वाक्य में जो संहिता है वो नित्य रूप से नहीं होती। तो अब आप मेरे को ये बताओ, संहिता नित्य कहां कहां होती है? एक पद में, धातु में, उपसर्ग में, समास में। संहिता नित्या कति स्थानानि भवन्ति? है ना? कितने स्थान है? चत्वारि, यानी 4 स्थानों पर नित्य रूप से होती है। संहिता कुत्र वक्तुमिच्छितुम प्रयुज्यते? संहिता कहां पर बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है? उसमें नित्य नहीं होती। डिपेंड करता है वक्ता अपने वाक्य में संहिता करके लिखे या नहीं लिखे। जो मैंने आपको ये बात बोली है सबके समझ में आ गई क्या? तो संहिता कहाँ कहाँ होती है और कहाँ कहाँ नहीं होती, इस पर फोकस करना है। उसके लिए आप लाइन चेंज करके और लिखिएगा, व्याकरण में संधि, व्याकरण में संधि सामान्यतः सभी प्रसंगों में प्रयुक्त होती है, होती है। इस श्लोक को उतारो एज इट इज। अब ये अब एकदम सही है। संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे, वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षति, विवक्षाम अपेक्षति। लिख लिया सभी ने? इसको पढ़ोगे कैसे? संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्य असे, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षति। वाक्य में, देखो वाक्य मतलब वाक्य में, तू यानी तो, वाक्य में तो वह विवक्षाम बोलने वाले की, अपेक्षति अपेक्षा के अनुसार होती है। हिंदी अर्थ समझ आ गया सबके? मैं संस्कृत में बोलूं, बताना। देखिए, संहिता एक पदे मतलब एक पद में, नित्या मतलब हमेशा होती है, नित्या धातु उपसर्ग, इसका मतलब धातु और उपसर्ग में नित्य होती है। नित्या समासे, समास में नित्य होती है। वाक्ये तु सा, वाक्य में तो वह वक्ता की इच्छा के अनुसार होती है। समझ गए आप सभी लोग? अपेक्षा के अनुसार यानी इच्छा के, विवक्षा बोलने वाले की इच्छा। समझ गए आप सभी? चलो लिखो, अर्थात एक पद में
एक पद में, कोमा धातु व उपसर्ग में। धातु लिखो तो मात्रा छोटी लगाना। अब बार बताया था ना, धातु की मात्रा बड़ी नहीं लगती, श्लोक में तो उपसर्ग के कारण लगी है। धातु और उपसर्ग में एवं समास में, एवं समास में संधि नित्य रूप से होती है, नित्य रूप से होती है, नित्य रूप से होती है। परंतु वाक्य में संधि, वाक्य में संधि वक्ता की इच्छानुसार होती है, होती है। तो ये श्लोक सबके याद हो गया। संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षति। क्लियर है? आप लाइन चेंज करके लिखो, संधि के भेद, संधि के भेद लिखो। संधि के मुख्यतः, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। नंबर एक, स्वर यानी अच्छ संधि। नंबर दो, व्यंजन यानी हल संधि। और नंबर तीन, विसर्ग संधि। लिख लिया? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लिखा सबने? यहां एक नोट लगाओ। कुछ विद्वान प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि को भी स्वतंत्र भेद में, स्वतंत्र भेद में, को भी स्वतंत्र भेद में मानते हैं। परंतु प्रकृति भाव संधि तो स्वर संधि का रूप है, स्वर संधि का रूप है। और स्वादि संधि, स्वादि संधि विसर्ग संधि का रूप है, विसर्ग संधि का रूप
है। अतः संधि के तीन भेद ही प्रधान होते हैं। यानी आप कई जगह पांच देखते हो ना, प्रकृति भाव और स्वादि। तो प्रकृति भाव तो किस में रहती है? स्वर में। और स्वादि किस में रहती है? अतः संधि के तीन भेद ही प्रधान होते हैं। ये तीन रूप ही प्रधान होते हैं। लिख लिया सबने? क्लियर है? तो संधि के कितने भेद करोगे? तीन। अगर आपको कोई बोलते हैं प्रकृति भाव और स्वादि भी है, तो आप क्या कहोगे? प्रकृति भाव तो किसका रूप है? स्वर का। और स्वादि किस में पढ़ेंगे? विसर्ग में। उनको अलग से भेद बताने की जरूरत नहीं है। अब अपन सबसे पहले उठाओ स्वर संधि। सभी लिखो स्वर संधि। स्वर संधि। और इसमें लिखो, स्वर संधि में लिखो, दो स्वर वर्णों के, दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि। स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण बराबर स्वर संधि। लिख लिया सबने? देखो स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई, इधर देखो। इधर भी क्या वर्ण होना चाहिए और इधर भी वर्ण क्या होना चाहिए सर? तो देखो जरूरी नहीं कि इधर स्वर आएगा, क्योंकि इधर का कोई मतलब नहीं है। इधर तो परिवर्तन आएगा जो भी। यहां पे जो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन किस में हो रहा है? स्वर में। आप वो सोचिए, न कि आएगा वो स्वर है। विकार बदलाव किस में हो रहा है? स्वर में। तो स्वर में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? स्वर संधि। समझ गए आप सभी? स्वर संधि की परिभाषा बताओ। स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, यानी दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को, यानी उस स्वर के परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि। देखो स्वर संधि के मुख्यतः पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः पांच भेद होते हैं। नंबर एक यण संधि, नंबर दो अयादि संधि, नंबर तीन गुण संधि, और नंबर चार वृद्धि संधि, नंबर पांच दीर्घ संधि। लिख लिया? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच। यहां पे आप नोट लगाओ। देखो अब एक बार लिखना नहीं है ना, बोर्ड पे देखो। आपने देखा होगा पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव।
ये तीनों कहां रहती हैं? स्वर में। ये तीनों भी तो स्वर के भेद है, तो कायदे से कितने होने चाहिए? 8। पर पेपर में आएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने करोगे? 5। और अगर आपसे पूछ लिया पूर्व रूप संधि या स्वर व्यंजन या विसर्ग स्वर, तो ये कैसी बात हुई? तो आपको ये समझ में आएगा, ये तीनों है ना, ये स्वर संधि के किराएदार हैं। किराएदार की ऐसी कंडीशन होती है, आप लोगों से पूछा जाए, जैसे मैं ये पूछूं भाई तुम कहाँ रहती हो, तुम जिसके मकान में किराए रहती हो उसका एड्रेस बताओगे। और तुम्हारे मकान मालिक को मान लो कोई मेहमान आया हो और घर में पूछा भाई तुम घर में कौन कौन रहते हो, तो अपने घर में रहने वाले सब सदस्यों के नाम बताएगा वो। परंतु तुम्हारी बारी आते ही क्या बोलेगा? इसमें एक किराएदार रहता है। यही बोलेगा ना भाई, फैमिली सहित एक स्टूडेंट, जो भी नाम हो, पर तुम्हारा नाम क्या होएगा? पर तुम्हें पूछा तो तुमने जगह किसकी बताई? उसके घर की। पर उसको पूछा तो वो तुम्हें क्या बोलेगा? घर का सदस्य मानेगा क्या? उसको पूछेगा तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो वो सबका नाम बोल देगा। इतने में मान लिया तुम घूमते हुए दिखे, बोले ये भी तो, बोले ना ना ये हमारा नहीं है, किराएदार है। और इसको कुछ मंगवाना हो, अपना एड्रेस भेजेगी, कहां का भेजेगी बोलो? जिसके घर में किराएदार। सेम ऐसी बात है, जब स्वर संधि को पूछा तेरे कितने रूप हैं, तो वो कितने बता रही है। और इनको पूछा तुम कहां रहते हो, तो क्या कहते हैं? स्वर संधि में रहते हैं। प्रश्न ऐसा आ जाए कि पररूप, पूर्व रूप या प्रकृति भाव, ये किस संधि के रूप है? स्वर, व्यंजन या विसर्ग। पर जब पूछा जाए स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन तीनों में स्वर वर्णों का मेल तो होता है, परंतु परिवर्तन यानी विकार नहीं होता। पर रूप में तो बाद वाला रूप ऐसे कैसा लिख देंगे, पूर्व रूप में पहले वाला ऐसा कैसा लिख देंगे, और प्रकृति भाव में कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ का चिन्ह हटा देंगे। तीनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है, यानी ये तीनों संधियां स्वर संधि के भेद नहीं है, परंतु स्वर संधि में निहित रहती है, यानी निश्चित रूप से रहती है, क्योंकि इनमें दो स्वर वर्णों का मेल तो होता है, परंतु विकार नहीं होता। समझ पाए क्या? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या आप लोगों के? ये तीनों स्वर संधि के क्या हैं? किराएदार हैं। जब इनको एड्रेस पूछा तो किसका बताएंगे? स्वर संधि को। और स्वर संधि को पूछा तुम कितने फैमिली मेंबर हो, तो कितने बताएंगे? 5। बोले ये 3 भी तो है, बोले ना ना ये हमारे किराएदार है। समझ गए आप सभी लोग? तो नीचे नोट में लिखो, पररूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव, ये तीनों स्वर संधि के भेद नहीं होते हैं, भेद नहीं होते हैं, परंतु स्वर संधि में निहित निश्चित रूप से, निहित के कोष्टक में लिख देना निश्चित, निहित रूप से यानी निश्चित रूप से रहते हैं, क्योंकि इनमें दो स्वर वर्णों का मेल तो होता है, परंतु विकार नहीं होता है।
तो संधि क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग में होती है, संधि के भेद कितने हैं और स्वर संधि के भेद कितने हैं, ये मैंने बेसिक रूप से आपको लिखाया है। अब बारी आएगी एक एक संधि को पढ़ने की, जिनमें हम सबसे पहले कौन सी संधि पढ़ेंगे, यण संधि। यानी यहां से हमारी संधि पढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो आपने लिखा है ये केवल और केवल क्या लिखा है, सामान्य परिचय। इसमें संधि की परिभाषा, संधि कौन से लिंग का शब्द है, कैसा शब्द लिखा जाता है, नित्या। अब आप कल ये श्लोक मुझे जब भी मैं पूछूं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, है ना। नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षति, याद करोगे, ठीक है। तो ये सामान्य परिचय अपना कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे यण संधि को विस्तार से। तब तक के लिए इतना ही। इसे आप अच्छे से पढ़ना, समझना, याद करना। थैंक यू वेरी मच।